दोस्तों, अभी मैं बैठा हूँ पौड़ी में, पौड़ी गढ़वाल में, और उत्तराखंड के फेमस हंटर हैं, मैन ईटर हंटर। आप सब वाइल्ड लाइफ लवर हैं और आपने पक्का उनका नाम सुना ही होगा। उनका नाम है मिस्टर जॉय हुकील। हेलो सर, वेलकम। तो दोस्तों, जब भी मैन ईटर हंट की बात आती है, जैसे आपने मेरे चैनल पे लखपत सिंह रावत जी को देखा था, हमेशा जितने सब्सक्राइबर हैं उनकी डिमांड आ रही थी कि जॉय हुकील जी को लाइए, जॉय हुकील जी को लाइए। तो मैं फिर आज आ गया इनसे अपॉइंटमेंट लेके। अब शुरू करते हैं इनसे बातों का सिलसिला। तो सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, जो एक जनरल सवाल होता है सबके मन में, कि आप क्या करते हैं। ये हंटिंग तो एक साइड का हो गया। जी हाँ जी। आपका व्यवसाय क्या है या कोई जॉब है? देखिए, मैं टूरिज़्म किया था और उसके बाद शुरुआत कुछ ऐसी रही कि हम लोग फिर फार्मिंग की तरफ चले गए। फिर हमने यूपी में जाके प्लांटेशन करा, फिशरीज का कुछ बड़े स्केल पे काम किया, और उसको करने के बाद फिर मैंने वापस ऋषिकेश में आके 1 साल टूरिज़्म का काम किया, और फिर पौड़ी में आके मैंने रोड कंस्ट्रक्शन का काम भी किया। और फिलहाल हम लोग एक होम स्टे हम लोग अब बना रहे हैं। होम स्टे वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इसी तरह मतलब कई काम करते रहे। तो जैसे ऋषिकेश में था टूरिज्म, तो क्या राफ्टिंग या ऐसे इस तरह चार धाम? उस समय हम लोग ट्रैकिंग ज़्यादा कराते। ट्रैकिंग हम लोग ज़्यादा कराते थे। तो सर, जैसे आप टूरिज्म लाइन से जुड़े हुए थे, तो बंदूक की दुनिया में कैसे आए? बंदूक में ऐसा था कि एनसीसी में बंदूक चलानी सीखी थी, और साथ में ये था कि हमारे जो अंकल लोग थे पुराने, उन लोगों के पास घरों में बंदूकें होती थी, और मेरे फादर के पास भी एक बंदूक थी, लेकिन मैंने उसे नहीं देखा था। वो फादर ने मेरे बड़े होने से पहले वो शायद उन्होंने बेच दी थी। तो देखिए, जैसे एनसीसी में बंदूक चलाई तो वो तो एक ट्रेनिंग का वो होता है। जब पहली बार ओपन फॉरेस्ट में बंदूक चलाई तो वो कैसे चलाई थी? देखिए, ऐसा है कि हम लोग कभी ये पौड़ी के आसपास जो है लोगों की फसलों को जो है वो सूअर नुकसान पहुंचाते थे। तो क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत बंदूक चलानी आती थी और मेरे पास एक बंदूक भी थी, तो मैं अक्सर वहाँ पे जाके हम लोग रात में सूअरों का शिकार करते थे। तो उससे थोड़ा ये था कि बंदूक जितनी एनसीसी में सीखी थी या टारगेट हमने कभी शूटिंग करी थी, लेकिन एक जंगली जानवर को किस तरीके से मारा जा सकता है रात में, तो वो थोड़ी बहुत मुझसे प्रैक्टिस थी। तो जैसे सूअर आप मार रहे थे, तो सूअर ने कभी चार्ज किया आपको? सूअर ने कई बार चार्ज किया। अच्छा। कई बार चार्ज। तो मतलब जो टस्क वाला होता है बड़ा खतरनाक होता है। हाँ, बड़े खतरनाक होते हैं। और उस समय मेरे पास 12 बोर थी, डबल बैरल। तो कई बार उसने चार्ज करा, जैसे एक गोली आपने मार दी और माना वो कहीं दूर चले गया, और आपको ये लगा कि वो मर गया, उसका पीछा किया और वो अचानक फिर दौड़ के आ गया। लेकिन ये है कि दूसरी गोली फिर सीधे बहुत नज़दीक से उसके सिर पे लग गई, तो सिर पे लग गई तो वो वहीं पे गिर गया। तो चार्ज कई बार करा, लेकिन कभी नुकसान नहीं पहुंचा। तो जैसे 12 बोर की बंदूक आप यूज करते थे, तो मेरे फादर के पास भी वही थी 12 बोर, तो मैंने बचपन से देखी है। तो उसमें अलग अलग छर्रे होते हैं ना, नंबर होते हैं। हाँ। तो आप दोनों बैरल में एक ही लोड करते थे कि अलग अलग लोड करते थे? नहीं, उसमें एक बैरल में तो मैं लोड करता था बॉल। हाँ। और एक में करता था मैं LG। हाँ। जो लार्ज ग्राफ होता है। हाँ। जो कि मटर के दाने के बराबर होता है। हाँ। और वो 6 होते हैं, उसमें 6 दाने। अच्छा। तो जब वो जाते हैं तो 6 एक साथ जाते हैं। 6 एक साथ। और कितना एरिया कवर कर लेते हैं वो अगर वो अपने रेंज में है, जैसे आपके 40 यार्ड से 40 गज के अंदर, वो अगर आपका अच्छा, वो इम्पोर्टेड जो पहले आते थे, अब तो नहीं आते इम्पोर्टेड, तो वो आपका ग्रुप जो बनाएगा वो मुश्किल से 12 इंच का ग्रुप बनाएगा। तो 12 इंच के ग्रुप में वो कहीं ना कहीं लग जाता था, जिधर आप एम करके उसको रखेंगे। अच्छा, लोग बोलते हैं, कई लोग, कि अगर शॉर्ट डिस्टेंस से मारी जाए, जैसे कि मैं इतने सारे मतलब हंटर्स की बुक पढ़ता हूँ, ज़्यादातर में आता है कि भाई शॉटगन जब लेके जाते हैं तो वो ये बोलते हैं कि मैं प्रिपेयर नहीं था टाइगर के हंट के लिए या हाथी के हंट के लिए। मतलब वो उनका ये मानना है कि बर्ड किलिंग या इस तरह के लिए शॉटगन ठीक थी। कुछ लोगों का कहना है कि शॉटगन सबसे बढ़िया गन है अगर वो शॉर्ट रेंज से फायर की जाए। तो आपका क्या मानना है? जी हाँ, शॉर्ट रेंज से वो फायर करी जाए तो वो हाथी के अलावा किसी भी जानवर को गिरा सकती है।
लेकिन उसमें शर्त सिर्फ ये है कि आपकी जो गोली है वो सिर्फ सर पे लगनी चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि माना अगर वो 5-6 मीटर आपके आ गया और आपने उसमें फायर करी और फायर उसके चेस्ट पे लग गई या किसी और जगह लग गई, तो वो दौड़ते दौड़ते ही आपको जानवर गिरा देगा। लेकिन उसमें सिर्फ शॉटगन में ये शर्त है कि अगर आप उस पर फायर करें तो वो उसका हेडशॉट ही होना चाहिए। हेडशॉट होना चाहिए, क्योंकि ब्रेन एक ऐसी जगह है कि ब्रेन पे गोली लगते ही वो वहीं पे गिर जाता है जानवर। सर टोटल आपने अभी तक कितने जानवर मारे हैं? मैन ईटर की बात करेंगे, सुअर को तो गिरेंगे नहीं उसमें। तो मैन ईटर में आपने कितने मारे? मैंने 44 मैन ईटर मारे हैं और लेपर्ड, हाँ, और एक टाइगर हंट में मैंने पार्टिसिपेट किया है। हाँ, हाँ। जिसको काफी मतलब चारों तरफ से हाथी में बैठ के गोलियां उस पर चलाई, तो मैं भी उसमें थे। जी तो उसके बारे में कुछ बताइए। जो टाइगर था, मैं लेपर्ड भी आऊंगा कि वो टाइगर का क्या एक्सपीरियंस था और कैसे कैसे घटनाक्रम हुआ था? वो देखिए, वो क्या था कि वो एक टाइग्रेस थी, और वो टाइग्रेस करती क्या थी कि वो रामनगर के पास जो है वो उसने कुछ ऐसा सीख लिया था कि वो गन्ने के खेतों में अपना शिकार करती थी। वो जंगल में बहुत ज़्यादा नहीं रहती थी। जब वो 2.5 साल की, मुझे लगता है जब से उसकी 2.5 साल की उम्र थी, तो उसने ये सीख लिया था कि वो जंगल से निकल के और खेतों में शिकार करती थी। क्योंकि होता क्या है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास, कि जब किसानों की अलग अलग फसलें पकती हैं तो वो जो जानवर हैं उनको, क्योंकि जंगल में तो वो खाते ही हैं, लेकिन उनको वो अलग सा स्वाद लेने के लिए हर फसल में वो लोग खेतों की तरफ आते हैं। तो उस टाइग्रेस ने ये सीख लिया था कि उसको एक आसान शिकार मिल रहा था, वहाँ पर उसका कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं था। तो उसने ये सीख लिया था कि वो जो है वहाँ पर आराम से उसके जानवर आते थे और वो जो है उनको, उसका पेट भरता था, शिकार चलता था। तो एक दिन हुआ ऐसा कि वो और कभी कभी वो वापस जंगल चली जाती थी, और कभी ऐसा भी होता था कि वो गन्ने के खेतों में सो जाती। तो एक बार क्या हुआ कि वो जब गन्ने के खेतों में थी तो मुझे लगता नहीं है कि उसका इरादा किसी इंसान को मारने का था, लेकिन एक औरत जो है वो घास काटते काटते, उस औरत को नहीं मालूम था कि वो वहाँ पर है, तो वो घास काटते काटते जो है उसके बहुत करीब चली गई। जब वो उसके बहुत करीब चले गई तो जानवर में देखिए होता क्या है कि इस किस्म का जो हमला होता है उसमें जानवर, मुझे लगता है वो काफ़ी देर तक उसे देखती रही होगी, और काफ़ी देर तक देखने के बाद उसने ये सोचा होगा कि भाई इसको तो मैंने कभी मारा है नहीं, इंसान को मैं इसे मारूं कि नहीं मारूं, अगर इसको मारूंगी तो किस तरीके से इसका मांस होगा, ये किस तरीके से रिएक्ट करेगी। लेकिन ये सब सोचते सोचते कई जानवर तो होते हैं जो उसके अगेंस्ट में डिसाइड कर लेते हैं और नहीं करते हैं ऐसा, लेकिन उसने ये डिसाइड किसी समय ये तय कर लिया, क्योंकि भूख तो उसको थी, उसने उस औरत को मार दिया। जब उसने उस औरत को मारा तो उसको बड़ा अच्छा लगा कि साहब ये तो बड़ा आसान शिकार है, खाने में भी बहुत अच्छा है, तो उसे मजा आने लगा। तो इस तरीके से उसने कुछ और लोगों को मारा, और जब उसने कुछ और लोगों को मारा तो फिर परमिट इश्यू करेंगे, तो जिसमें लखपत रावत में उनके एक असिस्टेंट और कुछ फॉरेस्ट वाले, हम लोग सब वहाँ पर गए। तो ये मतलब जो सुंदरखाल मैन ईटर थे उसके अलावा थी, दूसरी थी? ये दूसरी थी, ये 2016 में। इसका कुछ नाम रखा गया था? इसका नाम तो ऐसा कुछ नहीं रखा गया। अच्छा। तो जब आप मतलब शिकार पे जा रहे थे, हाथी बैठे थे, तो आपके साथ हाथी पे कोई और बैठा था? हाँ, मेरे साथ जो लखपत रावत के जो एक असिस्टेंट हैं, जो कि लखपत रावत के साथ काफ़ी जगह गए और बड़ा एक्सपीरियंस वो था वो लड़का, और वो पेड़ों में चढ़ने में और पहाड़ों में चढ़ने में बड़ा तेज था, और अनफॉर्चुनेटली अब वो नहीं है इस दुनिया में। अच्छा। तो वो लखपत रावत तो दूसरी जगह थे, एक मचान में बैठे थे, हम लोग हाथी में बैठे थे। तो उन्होंने एक गोली चलाई जो कि उसके लगी, लेकिन वो किसी ऐसी जगह पे नहीं लगी कि वो एकदम गिर गई। और उसके बाद हम लोग भी तलाश करते हुए पहुंचे थे, तो वो हरी और हम एक ही हाथी में बैठे थे, और वो राइट साइड में मैं बैठा था और वो हरी जो है वो लेफ्ट साइड में बैठा था। तो उसके बाद करीब ऐसा हुआ कि एक समय में मैंने उससे कहा तो यहाँ से इस साइड में आ जा, राइट साइड में, मैं लेफ्ट साइड में। लेकिन वो जैसे ही उधर बैठा, और मुझे लगता है कुछ ही सेकंड हुए होंगे, उसको वो झाड़ियों में दिख गई, तो उसने उस पर फायर कर दिया। उसके पास 12 बोर थी,
और वो 12 बोर में उसमें बॉल भरी थी, जो कि बॉल उसके सीधे लगी, वो नीचे गिर गई। जब वो नीचे गिर गई तो क्योंकि मैं भी पास ही था, मैंने भी एक फायर कर दी, लेकिन वो मुझे लगता है वो उसको ऐसे मारने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो ऑलरेडी डेड हो गई। तो कभी देखिए, जैसे जब आप टाइगर के शिकार पे जा रहे हैं, मेरा अगला सवाल होगा, लेकिन ये बात ना रह जाए इसलिए मैं यहाँ पे पहले इसको कर दे रहा हूँ कि जैसे आपने टारगेट ले लिया, तब तो आपके मन में ये थॉट आता होगा ना, ये तो मेरा शिकार है। तो उस वक्त आपको लगा नहीं कि 2 सेकंड पहले अगर आपने जगह नहीं चेंज की होती तो पहली गोली आप ही मारते हो? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि देखिए ऐसा है कि टाइगर का तो परमिट मिलता भी नहीं, बड़ी मुश्किल से मिलता है, और वो मेरा पहला ही परमिट था और अभी तक का इकलौता ही परमिट था। तो थोड़ा सा मुझे लगा इस बार। और वैसे तो ये था कि अच्छा देखिए, कई लोगों की जान लेते तो जान चलेगी, लेकिन आदमी को ये लगता है कि भाई होता ही है, वो आदमी भावनाएं होती है, नेचुरल होता है कि भाई हो सकता है कि मैं इसको इधर नहीं करता तो वो शॉट मैं ही लेते था, लेकिन वो जिसके हाथ से वो हाँ जो किस्मत में लिखा है वो तो हर जगह। आप इवन क्रिकेट खेल रहे हैं तो भी आपको लगता है कि ये सेंचुरी मैंने मारी होती तो लेकिन वो जब वो चीज थी कि आपने 2 से 5 सेकंड पहले ही आपने जगह चेंज की। जी हाँ जी, है ना, और उसके बाद हो गया। अच्छा, जब आपने पहली बार जंगल में मैन ईटर का परमिट लिया और आप गए शिकार का, तो उसका अनुभव बताइए कि आपके मन में क्या चल रहा था, और जब आप गए फिर जब सामने आया और कैसे कैसे घटनाक्रम बढ़ता गया वो बताइए। तो ऐसा है कि ये पौड़ी जिले के आगे श्रीनगर के दूसरी तरफ जो है ये टिहरी, श्रीनगर में जो अलकनंदा बहती है नदी, इसके किनारे दूसरी तरफ जो है वो एक दूसरा जिला टिहरी जिला शुरू हो जाता है, टिहरी गढ़वाल। तो वहाँ पर 2007 में एक 2 मैनीटर थे जिन्होंने मिलके 11 लोगों की जान ले ली थी। तो उस समय जो शिकारी थे जैसे लखपत सिंह रावत, वो उस समय इस फील्ड में अपना काफ़ी नाम कर चुके थे और मुझे लगता है कि काफ़ी लेपर्ड मार भी चुके थे वो मैनीटर्स को, और उसके अलावा भी कुछ शिकारी थे। तो वो काफ़ी दिन से कोशिश कर रहे थे कि उन दोनों को मार सकें, और उन दोनों ने काफ़ी दहशत उस इलाके में फैला दी थी। तो जब वो काबू में नहीं आ पा रहा था किसी शिकारी के, तो लोकल वो जो फॉरेस्ट वाले हैं उन्होंने ये करा कि उन्होंने कहा भी चलिए आप लोकल लोग भी जिनके पास बंदूकें हैं, आप लोग भी वहाँ पे आ जाइए, आप लोग भी ट्राई कर लीजिए इसको। तो जब मुझे ये पता चला कि ये लोकल लोगों को भी परमिट दे रहे हैं, तो क्योंकि मेरे पास भी एक बंदूक थी, और क्योंकि मैं वाइल्ड बोर हम लोग मारते थे, तो मुझे ये लगा कि यार चलो एक ये मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज है, और मैं अपने आप को आजमाना भी चाहता था कि मैं इसे मार सकता हूँ कि नहीं किसी मैन ईटर को। तो मैं वहाँ पे जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनके पास गया, उनसे मैंने बात करी कि सर मेरे पास भी एक बंदूक है, अगर आप चाहें तो मुझे चांस दे दें। तो उन्होंने कहा आप भी आ जाइए। तो मैं भी चले गया, और कुछ मैंने कोई ऐसा स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे मालूम भी नहीं था, लेकिन वो कुछ ऐसा इत्तेफाक रहा कि 5वें दिन मैंने उसको मार दिया, उनमें से एक, और दूसरे को फिर बाद में लखपत सिंह रावत ने मारा। तो जैसे आप गए तो गाड़ी पे गए थे कि पैदल गए थे? नहीं, यहाँ से देखिए मैं और मेरा साथी जो हम लोग वाइट बोर का शिकार करते थे, हम लोग बाइक में गए, और हमारे पास एक टॉर्च होती थी जिसमें लकड़ी का हैंडल होता था और छोटी सी बैटरी होती थी। तो जब वो हमें परमिट मिला तो हम लोग बड़े खुश थे, और हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि हमने कभी मारा नहीं था, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था, और ये था कि यार मार पाएंगे कि नहीं मार पाएंगे। तो हमें अपने आप को प्रूव करना था कि यार हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो गए बाइक से गए तो दिन में कि रात में? नहीं, हम लोग करीब शाम के साथ, पहले तो एक दिन गए थे जब उन्होंने हमें परमिट किया, फिर हम दूसरे दिन आए, और दूसरे दिन फिर शाम को हम वहाँ पे पहुँचे बाइक से, और फिर हम रास्ते में अपना बाइक से सर्च करते हुए और कुछ जगहों पे पैदल चलते हुए वहाँ पे गए। तो जैसे आपको स्पेसिफिक एरिया मालूम था कि ये लेपर्ड यहाँ वारदात कर रहा है, हमें यहाँ मिलेगा, क्या अंदाजा था? हाँ, वहाँ पे क्या था कि जब हम वहाँ पे गए तो जो वहाँ के डीएफओ थे उन्होंने एक मैप बनाया हुआ था। तो वो जो मैप उन्होंने बनाया था उसमें एक एक घटना, कौन सी घटना कहाँ हुई, तो पूरी उन्होंने हमको ज्योग्राफी उसकी एक समझा दी थी। तो हम लोगों ने फिर तय करा कि यार हम लोग इस जगह जाते हैं। तो हम लोग जिस जगह गए उस इलाके में घूमते रहे, लेकिन काफ़ी बड़ा इलाका था, करीब 5 स्क्वायर किलोमीटर का।
तो उसी में फिर वो 5वें दिन हमने उसे मारा। रोड के आसपास? नहीं, रोड के आसपास नहीं, उसको जंगल में मारा। जंगल? तो फिर पैदल गए? हाँ, पैदल मारा। तो कितना डिस्टेंस है आपसे उसका? उससे जब मैंने उस पर गोली चलाई तो वो मेरे से जो है 30 मीटर की दूरी पे था, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ऊपर था मुझसे ज़्यादा हाइट पे। तो जब वो मुझसे ज़्यादा हाइट पे था, और मैंने पुराने लोगों से ये सुना था कि आप जो है अगर बहुत नज़दीक अगर आप उस फायर करते हैं तो उसके सर पे फायर लगना चाहिए। तो लेकिन वो पोजीशन ऐसी आई कि जब हम उसके पीछा करते रहे तो वो थोड़ा सा एक ऊपर पहाड़ी में चले गया। रात का समय था, मेरा साथी जो था वो सर्च लाइट लेके चल रहा था। तो जब वो ऊपर दिखा पहाड़ में तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पर है, क्योंकि मैं थोड़ा और नीचे चले गया था, एक खेत नीचे चले गया था। उसने हाथ पकड़ के मुझे खींचा, उसने कहा यहाँ है। तो वो छिप के हमारी तरफ देख रहा था। तो वो छिप के जब हमारी तरफ देख रहा था तो मैंने उसकी तरफ जो है बंदूक उठा ली। बंदूक उठा के मैंने उसको सीधा करा तो उसकी बाकी झाड़ियाँ थी, कुछ आंखें, और थोड़ा सा ये हिस्सा उसका देख रहा था, ये वाला साइड वाला। तो जब मैंने पहली बार गोली चलाई तो गोली चलाने से पहले मेरी उंगली थोड़ी सी कांप गई, लेकिन फिर मैंने अपने आप पे काबू करा। देखिए, बाघ का नाम बहुत बड़ा होता है। हालांकि गोली तो नहीं डरती है, गोली तो किसी के भी लगेगी सही जगह पे तो वो उसको वही काम करेगी जो एक आम हिरन पे या किसी भी आदमी पे या फिर सूअर किसी पे करे। लेकिन क्योंकि बाघ का नाम बहुत बड़ा था तो मेरी उंगली कांप गई। खैर, मैंने एक फायर करा और हमें ये लगा कि वो वहाँ पे गिर गया, लेकिन हम घबरा गए, नहीं गए हम लोग वहाँ पे। फिर हम लोग सुबह गए तो वहाँ से थोड़ा सा वो नीचे हमें दिखा, उसके यहाँ पर से 2 दाने जो हैं पीछे गए थे, लेकिन वो थोड़ी सी उसमें जान थी, वो कीचड़ से लथपथ था, गिरा हुआ था। फिर सुबह हमने उस पर एक गोली और मारी। क्योंकि ऐसे भी किस्से हुए हैं कि जब वो लेपर्ड को, मेरे ख्याल से ह्यू एलन के टाइम या एंडरसन के टाइम पे था, लेपर्ड को गोली मार दी और उसको हिलाने गए, सडनली उसने चार्ज कर दिया और वो हंटर की डेथ हो गई। हाँ, ऐसे मैंने किस्से सुने हैं, ऐसा हुआ है। तो मेरा खैर अगला सवाल वही था जिसका कि आपने जवाब दे दिया कि जब आप ट्रिगर दबा रहे थे तो आपके मन की फीलिंग क्या आ रही थी। तो जैसे मान लीजिए आप बंदूक तब पहली बार चलाई या आज भी जब चलाते हैं, तो क्या जब निशाना लेने के बाद आप अपनी सांस रोक लेते हैं कि नॉर्मल जैसे आप बात कर रहे हैं ऐसे ही रहते हैं? देखिए, निशाना लेते समय सबसे बड़ी चीज़ जो है, अगर आपको बेसिक मालूम है कि निशाना कैसे लिया जाता है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने अपनी सांसों पे कंट्रोल करना है। बंदूक तो अगर आप चलाते हैं तो आपको जिस तरीके से आप ड्राइविंग करते हैं आपको मालूम है कि क्लच कैसे जाएगा, ब्रेक कैसे जाएगा, तो बंदूक का सारा अलाइनमेंट तो आपका सब बिल्कुल ठीक आ जाता है। लेकिन मेन चीज़ होती है आपकी अपनी सांसों पे काबू करना है। तो सांसें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उसमें यह है कि अगर आप बहुत दौड़ के चल रहे हो तो आपकी जो है सांसें हैं ये सारी ये हिलेंगी, या आपको बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट हो गया तो आपको, जैसे आप योगा मेडिटेशन करते हैं तो आप ये सोच लीजिए आपको बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, शून्य, जब तक आप उस स्टेज में नहीं पहुंचेंगे तो आप सटीक फायर नहीं कर सकते। और सांस का ये है कि जब आप सांस लेते हैं तो उसमें जैसे आपने ऐसे सांस ली और आधी सांस छोड़ देनी है, पूरी सांस नहीं छोड़नी, और कोई ऐसे करके सांस नहीं लेनी है आपने कि बहुत ज़्यादा। आपने नॉर्मल जो सांस लेते हैं आपने नॉर्मल सांस दी और आधी लेके छोड़ दी, और उसी के जब आपने एम करा तो 3 सेकंड के अंदर आपका फायर हो जाना चाहिए, कि उतनी ऑक्सीजन है आपकी बॉडी में अभी जो आपको सप्लाई कर सकती है। तो ये मतलब सारे जो शॉट है वो हमेशा वही उस वक्त सांस रोकी हुई होती है ताकि हिले नहीं। हाँ बिल्कुल, है ना, जिस वक्त ट्रिगर दबा रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि जब आप पहली बार भी गए तो आपके पास लकड़ी के हैंडल वाली सर्च लाइट थी। जब भी आप जाते होंगे रात को तो कोई सर्च लाइट पकड़ने वाला होता ही होगा। तो जब सर्च लाइट मारते हैं तो सामने चाहे टाइगर हो चाहे लेपर्ड, उसका फर्क नहीं पड़ता, वो अलर्ट नहीं हो जाता? ऐसा है कि ये जो जानवर हैं इनको ये मालूम है कि आदमी को रात को कुछ नज़र नहीं आता है, और ये आदमी के बहुत करीब भी आ जाते हैं। उसमें चाहे आपके हिरन हो, चाहे आपके सूअर हों, चाहे आपके ये बिग कैट्स हों, इन सबको ये मालूम है कि इनको रात को नज़र नहीं आता। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि जब हम उनको टॉर्च मारते हैं तो उनकी आंखें रिफ्लेक्ट करती हैं। तो थोड़ी सी उनको परेशानी तो होती है कि वो आंखें बंद करते हैं, लेकिन उनको भी एक जिज्ञासा रहती है कि भाई ये क्या है, कुछ नहीं है। उनको ये मालूम नहीं चलता है कि ये हमें देख पा रहे हैं, हमारी आंखें जो है रिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो हम लोगों को क्या है, एक लोकेशन पता चल जाती है।
तो हम लगातार पे उस पर टॉर्च नहीं मारते। सर्च लाइट वाले ने सर्च लाइट मारी, हमको लोकेशन पता चली गई। फिर हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, हम सीधे उस तरफ नहीं जाएंगे, हम उसको ये दिखाएंगे कि हमको नहीं मालूम है कि तुम वहाँ पर हो। हम एक किसी दूसरे डायरेक्शन से अपने उस रेंज में आके पहुँच के और एकदम पलट के फिर उसकी तरफ टॉर्च जला के, कि उसको एक सरप्राइज वाला एलिमेंट होना चाहिए, तब उस पर फायर करते हैं। क्योंकि अगर उसको पता चल जाएगा तो आप उसे कभी फायर नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो जिस तरीके से वो आदमी पे अटैक करता है वो कभी सामने से नहीं आता है। लेपर्ड आपके कभी टाइगर भी ज्यादातर पीछे से करता है, पीछे से अटैक करता है। तो ये अचानक कभी ये आप पे उस समय ये आप पे अटैक करेंगे जब आपको मालूम नहीं होगा कि आपके आसपास है, तो उनको भी उसी तरीके से मारा जाता है। इनका ऐसे ही होता है कि जब अगर टाइगर को मालूम चल जाता है ना, या लेपर्ड को, कि सामने वाले ने मुझे देख लिया है, तो वो अपना फिर इरादा कैंसिल कर देता है। वो अगर आप अटैक करने आ रहा है, अगर वो मैन ईटर नहीं है और नॉर्मल टाइगर है और उसे मालूम है, ऐसे कई केसेस हुए हैं कि जिसमें कि लोग वॉच कर रहे हैं, वो घात लगा के जा रहा है और घास काटने वाले या लकड़ी बीनने वाले हैं, अचानक से खड़े हो गए, तो वो उसने रास्ता चेंज कर लिया। हाँ, क्योंकि वो थोड़ा सा उसको गिल्ट तो है, क्योंकि वो किसी की जान लेने जा रहा है और वो उसको ये भी लगता है कि मैं पकड़ा गया हूँ। लेकिन ये जो है शुरुआत वाले, हाँ, ये उनके साथ हैं। लेकिन जो मैनिटिंग करते करते जो हैबिचुअल हो जाता है, जो थोड़ा हैबिचुअल हो जाता है, उसके साथ ये चीज है। अच्छा, वो तो सामने हाँ, फिर वो कुछ नहीं है, वो उसके फिर उसने करना है। आपने 44 मैन ईटर मारे, उसमें ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपके ऊपर चार्ज करते करते बचाओ? मेरे पास 5 बार अटैक किया है। 5 बार किया? हाँ। कैसा, उसके बारे में कुछ बताइए। उसके तो बहुत सारे किस्से, लेकिन चलिए, तो एक क्या हुआ कि रुद्रप्रयाग में हम लोग गए थे, तो वहाँ पे एक था गुलदार, तो एक लोकल शिकारी भी था वहाँ पे, जो कि उसने रात में उसको गोली मार दी। उसने कहा साहब मैंने इसे गोली मार दी और हम जो है इसको सुबह हमको जाके मिल जाएगा। तो हमने कहा ठीक है। तो हम लोग भी अपने वापस आ गए। तो हम जहाँ गांव में रुके थे वहाँ से हट के हम गेस्ट हाउस में आ गए। हमने अपना नहाया धोए, हमने कहा चलो हम कल सुबह वापस चले जाएंगे। लेकिन तभी सुबह, और वो जो लोग थे जिन्होंने गोली मारी थी वो सुबह वहाँ पे पहुँच गए। लेकिन फिर सुबह हमारे पास ये फ़ोन आया जब हम तैयार होकर वापस जाने लगे थे, मैं और मेरे असिस्टेंट। तो हम जब वापस आने लगे पौड़ी के लिए, तो हमें ये पता चला कि साहब वहाँ पर जो है उस लेपर्ड ने एक फॉरेस्ट वाले को थोड़े पंजे मार दिए हैं, और जो शिकारी था वो कहीं झाड़ियों में नीचे गिर गया, उसकी गन कहीं चली गई। क्योंकि वो जब उसके पास पहुँचे, वो तो ये समझ के पहुँचे कि वो जो है मरा हुआ वो गुलदार। लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुँचे उसने उन पर चार्ज कर दिया। तो फॉरेस्ट वाला जो है वो तो पेड़ पे लटक गया, तो उसने पंजा मारा। फिर वो जब शिकारी की तरफ गया तो शिकारी भी उतना तैयार नहीं था, उसकी बेचारा फिसल गया वो पीछे, बंदूक उसके हाथ से नीचे गिर गई, वो भी नीचे गिर गया, कुछ चोटें उसकी लग गई। तो फिर हम लोग गए तो उन्होंने कहा साहब ऐसा ऐसा यहाँ पर है। तो हम लोग भी वहाँ पर गए, वहाँ पे। तो मेरे पास राइफल थी, मैं आगे था। तो झाड़ियों में करते एक जगह वो अचानक जो है वो निकल गया। जब वो निकल के बाहर आया तो मैंने फायर करी, मैंने कंधे में भी नहीं लगा, इतना मौका ही नहीं था। तो मैंने फायर करी तो वो फिसलती उससे चले गई, तो वो उसने मेरे ऊपर जंप करा सीधे ऐसे। अच्छा, बंदूक छूट गई आपका? नहीं, मेरे हाथ से छूटी नहीं। हाँ। मैंने फायर करी, उसके लगी नहीं, वो ऐसे रगड़ती है ना, हल्की सी छूती भी चली गई, क्योंकि वो एकदम से सामने से निकल कर आया। और ये इतना मेरे पास मौका नहीं था कि मैं ऐसे करूँ, मैंने नीचे से फायर कर दी। तो जब वो आया तो वो उसके बाद उसने जो है मैं थोड़ा सा हाइट पे था उस समय, करीब 2-2.5 फीट उससे ऊपर। तो वो मुझे ऐसा लगा कि वो उड़ता हुआ बिल्कुल मेरे ऊपर ऐसे करके आ गया। मतलब जितनी आपकी और मेरी दूरी है शायद ये थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। तो मेरे पास, क्योंकि ये सेमी ऑटोमेटिक नहीं है, ना तो मैं उसके दोबारा फायर कर देता। लेकिन मैंने क्या करा कि वो जिस फोर्स से वो आ रहा था, मैंने उसके यहाँ पे राइफल की बैरल लगा के और मैंने उसको जो है ऐसे पलट दिया। अरे वाह। तो वो अपने फोर्स से जब वो मेरे सामने खड़ा हुआ तो उसकी हाइट इतनी ज़्यादा मुझे लगी, क्योंकि वो उसके दोनों, मुझे लगा कि 9 फीट का, मैं उसके सामने बहुत ही छोटा हो गया। और वो उस फोर्स से करीब 6 फीट करीब इस तरफ को वो नीचे आया। तो मेरे साथ जो मेरा था, मैंने उससे कहा फायर कर, और मैं झुक गया क्योंकि मुझे ये बोल्ड करने में टाइम लगता है। तो उसने उसके फायर करी, वो दूसरी तरफ को पलटा। मेरे साथ मेरा असिस्टेंट अजहर है,
तो उसने फायर करी, वो उधर पलटा, फिर पलट के मैंने उसकी एक फायर करी, फिर मर गया। ये तो मतलब बड़ा ही, मतलब मैं काफ़ी स्टोरीज अपने चैनल में पढ़ता हूँ हंटर्स की, लेकिन ऐसा सीन मैंने नहीं देखा कि जिसमें बिना गोली के बंदूक से पलट के फेंका है। हाँ। मतलब बिल्कुल सामने आपका मौत से साक्षात्कार हो ही गया था। हाँ बिल्कुल हो गया था, लेकिन ये है कि वो थोड़ा सा मैं अगर कंट्रोल नहीं रखता तो वो तो मुझे दबोच ही लेता, मेरे हाथ से बंदूक सब छोड़ देता, लेकिन वो था, वो कुछ किस्मत भी थी। और मेरे ख्याल से जब ऐसी विपरीत परिस्थिति में आप पढ़ते हैं ना, तो अपने आप हिम्मत आ जाती है। फिर जो आपने किया है वो मेरे ख्याल से रिफ्लेक्स एक्शन ही होगा। तो रिफ्लेक्स एक्शन था, क्योंकि उसके बारे में कभी पहले से सोचा नहीं था, लेकिन जो हो गया वो हो गया। हाँ, मतलब वो उस वक्त जब आप प्रिपेयर्ड होते हैं फिर तो आपको ये होता है कि भाई करो या मरो, क्योंकि बचने का ऑप्शन तो है नहीं बिना लड़े हुए। और तो ऐसा मेरे साथ 5 बार हुआ। और जब वो आपके पास आता है अटैक करने के लिए, तो वो एक किस्म की आवाज करता है। वो आवाज इतनी खतरनाक होती है कि आपकी पेट की सारी तो जब आता है तो वो इस तरीके से आता है, वाव वाव वाव, हाँ। इस तरीके से आवाज करके आता है, बहुत भारी आवाज। तो अगर आप अपना होश खो बैठेंगे उस समय, तो उस समय आपको अपने आप पे बहुत कंट्रोल करना है। तो ऐसा मेरे साथ 5 बार हुआ। बाकी 4 बार तो जब वो आया दोबारा तो मैंने फायर कर दिया, और फायर ठीक जगह पे लगी है। तो मतलब थोड़ा गैप रह गया था, 5 मीटर 5 मीटर का। अच्छा, जैसे आपने आवाज बताई, तो जो उसकी नॉर्मल आवाज होती है, जो लकड़ी काटने की आवाज होती है, हा, 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 उससे अलग आवाज करता है जब वो चार्ज करता है। हाँ, वो तेज और हाँ, वही आवाजें हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत बढ़ जाती है। और तो वो एक्चुअली यही है जो टाइगर के भी होता है ना। टाइगर की भी जो गर्जना, लोग बोलते हैं कि जब टाइगर की दहाड़ सुन लेता है बंदा पास से, तो उसको हाफ पैरालिसिस उसी वक्त हो जाता है। तो ऑलमोस्ट वही सीन लेपर्ड में भी होता है जब चार्ज करता हुआ। बिल्कुल। देखिए, आप आदमी है ना, आपको तो जो छोटी मुर्गी वाली जिसके बच्चे होते हैं, जब वही दौड़ के आती है, या एक कुत्ता दौड़ के आता है, तो आदमी तो बेचारा उसी में घबराया है। तो एक बिग कैट तो फिर बहुत बड़ी चीज। और एक्चुअली देखा जाए, जो टाइगर और लेपर्ड से साइज में फर्क बहुत ज्यादा है, लेकिन आवाज में नहीं। आप देखोगे तो आवाज इसकी भी बड़ी जबरदस्त है। नहीं, इसकी बहुत जबरदस्त आवाज है, और क्योंकि ये पहाड़ों में तो और ज्यादा गूंजती है। क्योंकि मैं भी सुनता रहता, जैसे अगर उस पहाड़ में बोलेगा तो हमको बड़े आराम से यहाँ सुनाई देगी। कभी आपको कोई अफसोस है कि जिस शिकार पे आप गए हो और वो आप सक्सेसफुल नहीं हुए, और आपको बड़ा ही याद हो कि यार ये मैं क्यों नहीं मार पाया? मेरे तो ज्यादातर जहां मैं गया, ज्यादातर मैंने मारे ही हैं। कुछ ऐसे मौके आए हों कि जब किसी दूसरे शिकारी ने मारे, लेकिन कोई ऐसा बहुत ज्यादा वो नहीं। वो टाइगर वाला जो मैंने आपको बताया, वो उसमें थोड़ा सा ये था कि चलो मैं ही मार पाता तो अच्छा था, लेकिन मुझे ऐसा कोई अफसोस नहीं, क्योंकि जो हमारा मिशन था एक ही था, और वो कंप्लीट हुआ, वो ज्यादा अच्छा था। अच्छा, जैसे आप लोग कई शिकारी निकलते हैं, जैसे लखपत जिसे भी मेरी बात चल रही थी, तो एक लेपर्ड का किस्सा बता रहे थे कि वो दरवाजे के सामने बैठा था, और उन्होंने इसलिए गोली नहीं मारी कि कहीं चूक गया तो दरवाजे के अंदर लोग मर जाएंगे। बोले जैसे ही मैं चला तो पीछे की गाड़ी में मिस्टर संजय आ रहे थे, तो बोले उन्होंने मार दिया। तो जिम कॉर्बेट जो थे वो हमेशा इंश्योर करते थे, जब वो शिकार पे उनको बुलाया जाता था, अंग्रेज सरकार या कमिश्नर बुलाते थे, तो वो कहते थे पहले तुम बाकी सारे शिकारियों को हटा दो, तब मैं आऊंगा। उनको डर ये था कि किसी दूसरे की शिकारी की गोली उनको ना लग जाए। हमेशा से वो इस बात पे उनका फोकस था कि वो कभी दूसरे स्पोर्ट्समैन बोलते थे वो उनको, उनके साथ नहीं करते थे। आप जैसे बता रहे हैं कि आप लोग चलते हैं कई सारे शिकारियों के साथ में, तो आपको कहीं डर नहीं होता कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे दूसरे की गोली लग जाए? कई सारे शिकारियों के साथ तो हम नहीं चलते हैं, लेकिन ऐसा कई बार, मेरे ख्याल से 4, 5, 6 बार ऐसा मौका आया है कि जहाँ कोई बड़ा एरिया था, वहाँ लखपत रावत जी को भी बुलाया गया, मुझे भी बुलाया गया, जो कि काफ़ी लंबा डिस्टेंस। जैसे माना कई लेपर्ड क्या होते हैं, मैनीटर, आज यहाँ अटैक कर दिया, कल पता चला 15 किलोमीटर दूर कर दिया। शिकारी वहाँ गया तो फिर पता चला 10 किलोमीटर दूसरे डायरेक्शन में। तो वहाँ पे हम लोग साथ हुए, और बहुत सारे लोग नहीं चलते हैं, फॉरेस्ट वाले भी हमारे साथ नहीं चलते हैं उस वक्त भी जब उसे मारना हो। और लेकिन हम लोग ये ज़रूर इंश्योर कर लेते हैं कि देखिए, आप कोई भी कहीं पे भी गोली चला रहे हो, आपका पहला है कि आपने ये देखना है कि अगर मेरी गोली मिस होती तो ये कहाँ पे जाके हिट करेगी। क्योंकि
अगर आपकी गोली से कोई मर गया तो कोई फिर आपका मकसद ही सारा खराब हो गया ना। तो आप कहीं भी कभी भी गन चलाएं तो पहली चीज़ ये है कि आप उसको ये देखते हैं कि पीछे बैकग्राउंड में कोई है तो नहीं। मैं आपको किस्सा बताता हूँ जो आपने पहले सवाल किया था। तो कोटद्वार में शिवालिक नगर है, तो शिवालिक नगर में एक लेपर्ड घुस गया साहब दिन में और उसने लोगों को करना शुरू कर दिया। मैनीटर नहीं था वो, लेकिन जब उसने काफ़ी वहाँ पे जनता थी, काफ़ी मीडिया वाले थे, जब वो उन पे अटैक करने लगा तो हम लोग एक मैनीटर के पीछे यहाँ पे लेंसीडाउन में लगे थे, लेकिन डीएफओ ने नीचे बुला लिया। और जब वहाँ पे पहुँचे तो लोगों ने उसको ट्रैंक्विलाइज करने की कोशिश करी, उसको जाल से पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन उसने फॉरेस्ट वालों को घायल किया और वो जनता की तरफ जाने लगा। तो डीएफओ, मैं भी क्योंकि वहाँ पे बैठा था, उन्होंने भी बैठा दिया था किनारे पे, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, आप हवाई फायर कर देना। लेकिन जब वो पब्लिक के बीच में दौड़ा और इतनी भीड़ में उनको ये लगा कि वो किसी की जान ले सकता है और एक आध लोगों पे उसने पंजे मारे भी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसको तुम शूट कर दो लाउड स्पीकर से दूसरी। तो मैं बिल्डिंग से उतर के नीचे गया। बिल्डिंग से नीचे उतर के जब मैं गया तो मैं लोगों से पूछता रहा कि भाई कहाँ है कहाँ है। तो मेरे साथ मेरा पीछे एक दयाल सिंह था, वो भी मेरे साथ दौड़ रहा था मेरा बैग लेके। तो मैं उससे उसकी लोकेशन पूछता रहा तो एक मकान के पीछे मैं भी गया उसके बैकयार्ड में, और इत्तेफाक से वो भी उसी समय उसकी दीवार पे चढ़ा। तो जब वो दीवार पे चढ़ा उसने मुझे नहीं देखा था, हमारी दूरी सिर्फ 12 मीटर की थी। तो मैंने उसकी तरह राइफल ऐसी करी, लेकिन पीछे बिल्डिंग्स थी बहुत सारी जिसमें सारे लोग थे, तो मैंने उस पर फायर नहीं करी। हालांकि वो उसका पूरा दिख रहा था, लेकिन फिर भी मैंने नहीं करा उस पर फायर, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मेरी गोली जरा भी मिस हो गई तो पीछे इतनी जनता किसी के लग जाएगी। तो मैंने उस पर फायर नहीं करी, मैंने उसको नीचे उतरने दिया क्योंकि वो देख नहीं रहा था। फिर वो वॉल से जब ऐसे नीचे हुआ और जब मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी गोली जो है वॉल पे जाके लगेगी, तो तब मैंने उसको फायर करी। तो मैंने फायर करी, वो फिर नीचे गिरा, लेकिन गोली क्योंकि इतनी जल्दी में फायर करा था कि बहुत अच्छी तरह से नहीं लगी, वो नीचे गिरा। वो फिर मेरी तरफ आवाज़ करता हुआ आया और मेरी जब वो बिल्कुल पास हुआ फिर मैंने लोड करके दूसरी फायर करी, तब वो मर गया। एक बार से एक गोली और दूसरी गोली के बीच में कितना फासला होता है आप जल्दी से अगर लोड करेंगे तो? जल्दी से लोड करने में मुझे टाइमिंग का तो बहुत पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है 1 सेकंड में हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये मैगजीन में होता है। आपने ये करा है? हाँ। ये दूसरी आपकी। अच्छा, ये दूसरी आपकी। हाँ, और हाथ में आप रखते हो हैंडी दूसरी बुलेट जो है? नहीं, ये सी में 5 की मैगजीन है। अच्छा, 5 की मैगजीन है। हाँ, ये इसकी मैगजीन बाहर नहीं दिख रही है। हाँ, इसमें है। अच्छा, तो बस मतलब उसको केवल वो बोल्ट को घुमाना है? हाँ, इसको आपको बोल्ट को ऐसे करके करना है। हाँ। अच्छा, इन केस मान लीजिए खुदा ना खास्ता अगर जैसे आप बता रहे हैं कि वो मेरी रेंज में था, है ना, आपने सोचा कि निशाना चूका तो पीछे जा सकता है, निशाना उसके अंदर से भी जा सकता था। अगर आप उसको मारते मान लीजिए पेट में आर पार निकल जाता तो भी मेरे ख्याल से ट्रैवल करती है गोली। हाँ, ट्रैवल करती। देखिए उसमें भी क्या है कि अगर वो बोन में अंदर टकरा जाएगी तो फिर नहीं करती, फिर वो बोन को क्रश करके वहीं वो स्प्लिट हो जाती, फिर वो आगे ट्रैवल नहीं करती। लेकिन ये है कि मास से अगर उसको रास्ता मिल गया कहीं से तो फिर तब उस सूरत में गोली बाहर निकलती है। अच्छा, इन केस वो किसी इंसान को लग जाती फिर क्या होता? मतलब लीगल वो लग जाती तो वो हम अंदर होते। अच्छा, मतलब वही मतलब हाँ, उस वक्त आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा कि आप आए किसी और काम के लिए? नहीं, उसमें कुछ नहीं है। फिर जो लॉ है वही है ना उसमें, क्योंकि उस समय मैंने एक दूसरी चीज भी ये भी था कि जिस उसके पीछे कुछ फॉरेस्ट वाले भी दौड़ रहे थे, वो जाल लेके दौड़ रहे थे। तो 2 चीजें मेरे माइंड में थी कि मेरी गोली मिस ना हो, और अगर मैंने इसमें फायर करी तो ये फायर होने के बाद पीछे गिरेगा उस तरफ। जब वो पीछे दीवार के उस तरफ गिरेगा तो एकदम से तो मरेगा नहीं, और ये फॉरेस्ट वाले आ रहे हैं, इनको मालूम नहीं जो उसके पीछे जाल लेके दौड़ रहे हैं, और ये जब नीचे गिरेगा वो उसके पास आएंगे तो एक ना एक को वो मरते मरते मार डालेगा। क्योंकि वो ऐसे जगह पे उसे गोली लगी थी कि उसको मरने में मुझे लगता है 2-3-4 मिनट लगते, लेकिन इस बीच अगर कोई वहां पे आ जाता तो उसको दबोच के उसको मार देता वो जान से। तो 2 चीजें मेरे ख्याल में थी। अच्छा, इसका मतलब जो जिस वक्त आप लोग बिल्कुल एन मौके पे होते हैं उस वक्त बड़ा ही मतलब ऐसा माहौल होता है कि जिसमें अफरा तफरी का माहौल होता है। हाँ, लेकिन वो अफरा तफरी का माहौल होता है, लेकिन एक शिकारी को अपने आप को, जैसे मैंने आपको बताया ना, मेडिटेशन और बिल्कुल कूल करना है, तभी आप एक शिकारी बन सकते हैं। अगर आप हड़बड़ा जाएं, आपकी सांसें उखड़ जाएं और आप
एन वक्त पे सही डिसीजन ना ले सके तो कोई बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। केवल आपके ऊपर अपनी जान का खतरा नहीं है जब आप शिकार करने जाते हैं दोस्तों, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट लॉ है। तो अगर जो अभी सवाल पूछते पूछते ही मेरे दिमाग में बात आई कि इनकेस वो गोली अंदर से निकल के ट्रैवल करके किसी को लग जाती है तो लीगल मैटर बनेगा, भले ही वो उतना गंभीर ना बने, लेकिन बिना आशय रखते हुए मारने वाला तो बनेगा। मतलब एक तो जान का भी खतरा है, दूसरा कानूनी अड़चनों का भी है कि अब मान लीजिए जैसे जहां हम बैठे हैं लोहे का एक मचान टाइप का है, इसके अगर इसमें लोहे के पिलर पे गोली लगती है तो वो रिफ्लेक्ट या रिवाइंड होके लग जाएगी, किसी को लग सकती है। अगर मान लीजिए आपने मारा, बीच में खंबा आ गया लोहे का, ऐसे मारी लेकिन वो इधर चली जाएगी तब। हाँ लग सकती है बिल्कुल, अगर वो आपके टारगेट में ना लग के लोहे से वो डिफ्लेक्ट होके वो कोई भी डायरेक्शन ले सकती है। हाँ हाँ, और वो घातक होगी वो। हाँ घातक होगी बिल्कुल। तो दोस्तों ये जो आसान जितना लगता है ना, इसमें इतनी सारी चीजें हैं जो कि आपके नियंत्रण के बाहर है, और वो तभी किया जा सकता है जब शिकारी एक एक चीज का अंदाजा लगाए कि इसके पीछे लोहा तो नहीं है, इसके पीछे दरवाजा तो नहीं है, इसके पीछे फॉरेस्ट वाले तो नहीं है, और उसके बाद अपनी सांसों पे भी नियंत्रण रखे और गोली मारे, जो कि आपने 44 बार किया है। एक यूएस का एक किस्सा है, मैंने पढ़ा था बहुत पहले, उस समय मैं ये सब बंदूकें नहीं चलाता था। तो उसमें क्या हुआ कि एक लेडी जो है वो ड्राइव करती हुई जाती थी, तो वो जब कार चला रही थी जाती थी तो उस पर एक गोली लगी और वो मर गई कार के अंदर जाके। तो बड़ा उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करा, साहब इतनी सटीक गोली की, मुझे लगता है शायद उसे गर्दन में यहाँ कहीं लगी, कि किसने मारी, कैसे मारी ये गोली। तो इन्वेस्टिगेट करा, काफ़ी लंबे समय के बाद उनको ये पता चला कि .22 राइफल से एक आदमी जो है वो किसी झील में, लेक में डक शूटिंग कर रहा था। तो जब उसने डक पे फायर करी तो पानी जो ऊपर है उसके कहीं ऊपर से सरफेस से लग के वो डाइवर्ट पानी से होके वो गोली सीधे जो एक औरत ड्राइव करती हुई जा रही थी उसकी जाके लगी। वो सरफेस टेंशन से डाइवर्ट हो गई। हाँ डाइवर्ट। तो बताइए कैसा, मतलब ये तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हाँ, तो उसकी बिल्कुल वो बेचारी मर गई। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कि आप मारने जा रहे हो, वो फीमेल लेपर्ड हो, आपको बच्चे दिख गए हो, या कुछ ऐसा कुछ घटनाक्रम दिखा हो कि आप भावनाओं में बह गए हो कि यार मैं इसको ना मारूं या कैसे मारूं? नहीं देखिए, ऐसा है ना कि जब वो हमें टास्क दिया जाता है तो मैं थोड़ा सा आपके सवाल से थोड़ा सा हट के इसलिए जा रहा हूँ कि जब हमें वो टास्क दिया जाता है इसको मारने का, तो जब मैं वहाँ पे जाता हूँ तो मैं ऐसा नहीं कि मैं गया मैंने सीधे गोली मार दी। मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं जाके वो जिसको मारा है, जिन जिन लोगों को, उनसे मिलता हूँ, उनकी तस्वीरें देखता हूँ, उनके घर वालों को देखता हूँ। तो वो सारी चीज़ें करके मुझे लगता है कि मैं अपने आप को तैयार करता हूँ कि मुझे मारना चाहिए इसको, और क्यों मारना चाहिए। तो आप जो बात कह रहे हैं कि बच्चों को ऐसी भी मैंने फीमेल मारी है जिनके साथ बच्चे थे, हालांकि उस समय नहीं थे, लेकिन मुझे मालूम था कि ये प्रेग्नेंट है, इनके साथ बच्चे घूम रहे हैं। लेकिन आप अगर उन भावनाओं में बह जाएंगे तो आप अपने काम को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और अगर आप उन भावनाओं में बह जाएंगे तो वही जो लेपर्ड है वो किसी इंसान के बच्चों को मारेगा, तो आपको वो जो दुख होगा उसको और उसका कोई मुकाबला नहीं होगा। तो वो आपको क्या है, अपना जॉब जो है वो कंप्लीट करना पड़ता है। उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको बुरा लगे अच्छा लगे, वो एक अलग बात है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि बच्चों वाली मारी, तो उसके बाद उन बच्चों का क्या हुआ होगा? उन बच्चों को वो लोग रेस्क्यू कर लेते हैं, फॉरेस्ट वाले, उनके पकड़ में, जैसे जाल में। अगर नहीं होता तो उसमें क्या होता है कि अगर वो 18 महीने से कम है तो वो सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि जंगल में फिर उनको सियार, गीदड़ या कोई दूसरा लेपर्ड या डिहाइड्रेशन, उससे वो मर जाते हैं। और उसके अगर 18 महीने से बड़े हैं और नहीं रेस्क्यू कर पाए तो वो सर्वाइव भी कर सकते हैं। हाँ 18 महीने, अगर वो 18 महने के 1.5 साल के हो गए तो फिर वो आराम से सर्वाइव कर। और ये बिग कैट्स 18 महीने तक अपने बच्चों को रखती हैं साथ, उसके बाद उनको छोड़ देती हैं। अच्छा, आप जनता को क्या सलाह देना चाहेंगे, जो लोग जैसे अभी पौड़ी मेरे ख्याल से वो जिला है जो कि बहुत ज़्यादा जहाँ ये घटनाएं सुनने को आती हैं कि लेपर्ड की, टाइगर तो है ही, जो भी आजकल ये रिखड़ी खाल में टाइगर अटैक कर रहा है। हाँ, एक पकड़ा गया, एक शायद अभी एक को उन्होंने ट्रैंक्विलाइज कराया फॉरेस्ट वालों ने, और एक की तलाश वो और तलाश जारी है।
और लेपर्ड की वारदात यहाँ पौड़ी में लगातार होती रहती है जिले में। मेरा जो रिजॉर्ट है वो भी ऋषिकेश के पास है, जिला पौड़ी है। तो जनता को क्या सलाह देना चाहते हैं जो आसपास रहते हैं कि वो क्या करें कि वो सुरक्षित रहे? देखिए, अभी जो आप पौड़ी की बात कर रही, तो मुझे लगता है अभी से करीब 1 हफ्ते पहले यहाँ 2 घटनाएं हुई। एक जहाँ पर ये गडोली एक जगह है पौड़ी से 4 किलोमीटर दूर, वहाँ पे एक लड़की को जो शाम को अपने घर में थी उसे घायल कर दिया। तो उसके भाई बहन थे और उसकी दादी थी, चिल्लाई, तो वो लेपर्ड वहाँ से चले गया। वो फिर लड़की एम्स गई ऋषिकेश में, उसका इलाज हुआ, वो वापस आ गई है और वो बहुत शॉक में है। वो किसी से बात नहीं कर पा रही है। उसका छोटा भाई जो साथ था वो भी बिल्कुल अभी ट्रॉमा में है बुरी तरह। और एक आदमी को तमला के एक गाँव है यहीं से कुछ दूर पहले इस तरफ करीब 15 किलोमीटर, तो वहाँ पर भी एक आदमी को 40 साल के घायल किया। जहाँ तक सलाह की बात है, देखिए क्या है कि अब मैं थोड़ी सी लंबी बात उससे कहूँगा। क्या ये है कि हम लोग जब पढ़ते थे आज से 30-35 साल पहले, तो हम लोग 12-12 बजे तक रात में जो है यहाँ से पैदल चला करते थे। कॉलेज से अपने घर को चले जाते थे, या एक दोस्त के घर से दूसरे दोस्त के घर में, या रात को कहीं बर्थडे। आपका बचपन यही बीता है? हाँ, कुछ वक्त मेरा यहाँ भी गुजरा। और मैं उन जगहों पे, ये समझ लीजिए उस समय मुझे याद है कि कुछ नहीं होता था। एक हाथ में घड़ी होती थी, टॉर्च भी नहीं होती थी, और हम लोग पैदल, नीचे गडोली एक जगह है, ऐसी चढ़ाई है, और वहाँ से बुआ खाल में रहता था। तो मैं वहाँ से चढ़ के रात में 9-9, 10-10, 11-11 बजे अपने कजनों के यहाँ से बिना टॉर्च के वापस आ जाता था, अकेले। और अब ये हालत है। मुझसे किसी ने पूछा, मेरी भाभी ने, कि तू क्या चले जाएगा यहाँ से? तो मैंने कहा कि मैं बिना हथियार के 1 करोड़ रुपया भी अगर कोई मुझको देगा तो मैं यहाँ से अब ऊपर वापस नहीं जाऊँगा। और देखिए, हम लोगों का बचपना कैसा था कि हम लोगों ने जंगलों में अपना बचपना बड़ा बीता, खेले कूदे, जवानी में काफल खाए, जंगली फल खाए। लेकिन आजकल का जो बच्चा है, आजकल के बच्चे का मुझे लगता है वो बचपना खो चुका है। वो बचपना खो चुका है और उसके अंदर एक कांस्टेंट फियर है, जो बाघ का जो माहौल बन चुका है। आप अगर घर के अंदर भी बैठे हैं तो आपको ये लग रहा है यार इधर से बाघ ना आ जाए, उधर से। और ये एक बहुत बड़ा मेंटल टॉर्चर है जो अब लाइफस्टाइल हो गया है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि क्या था कि इन गुलदारों ने भूत चुड़ैल सारे खत्म कर दिए। पहले क्या होता था कि साहब आप इस गधेरे में जाएंगे तो फलाना भूत है, उस गधेरे में जाएंगे तो ये चुड़ैल है। लेकिन अब ये कहीं सुनने के लिए नहीं मिलता उत्तराखंड में। अब जो भी गांव वाले हैं वो भी आपस में एक दूसरे को ऐसे डराते हैं कि साहब तुम वक्त पे आ जाना, नहीं तो बाघ पकड़ लेगा, और वहाँ ये बाघ है और वहाँ बाघ आ रहा। तो इन गुलदारों ने आजकल जो है इन भूत चुड़ैल को सब खत्म कर दिया, और एक लगातार आदमी प्रेशर में है, जो कि एक बहुत बड़ा टॉर्चर है। सॉरी। तो अब हमें क्या है कि देखिए, ये सच है कि हम चारों तरफ हमारे गुलदार हैं, जंगली जानवर हैं। तो हमें अब हमारे कानून भी जिस तरीके के हैं, तो हमको उन गुलदारों के तरीके से, उन जानवरों की तरह तरीके से अपना लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए, गांव में जो आदमी है, अगर वो खेती नहीं करेगा, अगर वो जानवर नहीं पालेगा, तो वो गांव में रहेगा क्या? अच्छा, जब वो जानवर पालेगा तो उसे जंगल भी जाना पड़ेगा। जब वो खेती करेगा तो, क्योंकि यहाँ पे चकबंदी है नहीं, एक खेत यहाँ पर है, एक खेत वहाँ पर है, एक खेत वहाँ पर है, और ये पॉसिबल नहीं है कहने के लिए। तो बड़ा आसान है कि साहब आप एक साथ जाइए, एक साथ खेती करिए, बारी बारी से ये करिए। लेकिन गांव वाले ऐसा उनका नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए जो है एक लगातार ये इसमें खतरा बना हुआ है, जबरदस्त। अच्छा, जैसे मतलब उस पुराने टाइम से आज के टाइम पे आपको मतलब महसूस हो रहा होगा कि लेपर्ड ज़्यादा हो गए? देखिए, लेपर्ड भी इनकी इतनी ज़्यादा संख्या है, 16,500 गांव हैं उत्तराखंड के अंदर। चलिए, 16,500 में से अगर आप कुछ ग्राम, सब हर एक गांव का एक बाघ है कहने के लिए, लेकिन एक ही बाघ कई गांव में चक्कर लगाता है। तो अगर माना हम कहते हैं उससे आधे के आधे में भी उस गांव में इतने बाघ हैं, तो 8,000, 4,000।
ठीक हो गया। आपके 13 जिले हैं, 13 जिलों में आपके कितने डिवीजन हैं? उसके अलावा आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, आपका राजा जी नेशनल पार्क है, आपके इतने शहर हैं। अब क्या हो गया है कि आपका ये जो पौड़ी शहर है, इस पौड़ी शहर में कम से कम रात में हर डायरेक्शन से मुझे लगता है कम से कम 10-12 जो गुलदार हैं वो आते हैं आसान भोजन के लिए। और ये सिर्फ पौड़ी की कहानी नहीं, ये सारे उत्तराखंड के पहाड़ों की कहानी और इसी तरह गाँव की कहानी है। क्योंकि जंगल में क्या है कि जंगल में इन्होंने ये बड़ा आसान है, बड़ा फैशन है कि हम लोगों ने उनको खा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे मालूम है अब कोई शिकार नहीं करता है, और क्योंकि इतने स्ट्रिक्ट लॉ हैं, सब लोगों के पास मोबाइल हैं। लेकिन इन गुलदारों ने, इन्हीं जंगलों में जब हम जाते थे तो कभी काकड़ की आवाज़, कभी मुर्गे, कभी कुछ हमें आवाज़ें सुनाई देती थी और दिख भी जाते थे। लेकिन अब बहुत इक्का दुक्का या नहीं दिखते हैं, मुझे याद नहीं, क्योंकि उन गुलदारों ने क्या है कि उनको प्रकृति ने मांस खाने के लिए तैयार करा, उनकी कोई गलती नहीं। लेकिन उन्होंने सारे जंगल खाली कर दिए। जब उन्होंने सारे जंगल खाली कर दिए तो शाम के वक्त में उनको आसान खाने के लिए वो बस्तियों की ओर आ रहे हैं। और ये पौड़ी की नहीं, ये सारे उत्तराखंड की कहानी है। और मुझे लगता है कि अब तो ये नीचे तराई आपके मुरादाबाद, बिजनौर जिला, यहाँ भी गन्नों तक भी ये गुलदार पहुंच गए। और ये कहानी तो मुंबई की भी है। मुंबई में जो संजय गांधी नेशनल पार्क है, लेपर्ड वहाँ पे यही कुत्ते और बकरी कुत्ते ही खाते हैं बेसिकली। तो अच्छा, जहाँ यहाँ पे जो आप बाघ वर्ड बोल रहे हैं वो लेपर्ड के लिए है? जी हाँ, मैं बाघ इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए हिंदी में तो उसे गुलदार कहते हैं और टाइगर जो है उसे बाघ कहते हैं, बाकी आपका शेर हो गया, चीता हो गया, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन पहाड़ी भाषा में पहाड़ के लोग उसके, चाहे वो कुमाऊं हो चाहे वो आपका गढ़वाल हो, तो उसे बाघ कहते हैं। इसीलिए मैं उसको बाघ कह रहा हूँ। नहीं, वो मैंने मतलब लेकिन है वो आप समझते हैं, लेकिन मैंने एक बार क्लैरिफाई कर दिया। हाँ, बाघ और बघेरा दोनों उसी को बोला जाता है। हाँ, बघेरा भी बोल देते हैं पहाड़ पे ना। हाँ। तो आपने जो वर्ड बाघ किया, क्योंकि पहाड़ पे बाघ ही बोला जाता है, लेपर्ड का मतलब बाघ है, इसलिए आप उसको टाइगर से ना रिलेट करें। जो भी बात हो रही 10-12 बाघ मतलब 10-12 लेपर्ड आते हैं। एक आपने वर्ड यूज किया था गधेरा। गधेरा यहाँ पहाड़ी डाला होता है ना, जो आपने अक्सर बुक में देखा है रवीन, जो आप लोग अक्सर सवाल पूछते हो कि रवीन क्या होता है, उसको यहाँ उत्तराखंड में गधेरा बोलते हैं। जैसे आप बोल रहे थे भूत और चुड़ैल खत्म हो गई, कि उस गधेरे में वो भूत था, यानी वो रवीन। अच्छा, मेरा एक सवाल था कि वन्य प्राणी संरक्षण के बारे में तो वैसे आपने जिक्र कर ही दिया, इस वाले सवाल में उसको ले ही लिया है कि जिस तरह से हमारे लॉज हैं तो उनसे बचाव ही एक चीज़ संभव है। तो इसमें एक चीज़ और है कि लोग बोलते हैं कि जानवर आज अटैक इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि इंसान ने उनके इलाके में कब्जा कर लिया। क्या आप इससे सहमत हैं? मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ कि ये देखिए, दो चीज़ें हैं जो बड़े फैशन में हैं और लोग अक्सर उसे कहते हैं। उसमें एक ये है कि साहब हमने इनके हिस्से का खा लिया, साहब हमने इनके क्या कहते हैं, इनकी जगह हमने छीन ली। ऐसा नहीं है। मेरे रहते रहते जितना इलाका मैंने उत्तराखंड में देखा, जंगल वहाँ कम नहीं हुआ, जंगल वहाँ पे बढ़ा है। बियाबान हो गए हमारे इलाके। हमारे गांव जिनमें खेती होती थी उनके अंदर सारे जंगल हो गए। कुछ पर्टिकुलर जगह पे, भाई अगर देहरादून में या आपके उधम सिंह नगर में किसी एक पर्टिकुलर एरिया में आप कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पे, लेकिन ऑलरेडी वहाँ पे बसावट थी। तो अगर आप ओवरऑल एरिया देखें, इस उत्तराखंड के अंदर 71% जो एरिया है वो फॉरेस्ट एरिया है। आपका 8% या 9% करीब रेवेन्यू का एरिया है। तो आपका सिर्फ 20% एरिया जो है, वो 20% एरिया आपका जो है वो प्राइवेट लैंड है, जिसमें आपकी इंडस्ट्री भी है, जिसमें आपका एग्रीकल्चर भी है, रेजिडेंशियल भी है। तो आप जो लॉ है, आप उस 20% एरिया के बाहर तो जा ही नहीं सकते ना, सवाल ही नहीं। तो ये कहना कि हमने उनको कैप्चर कर दिया, ये सरासर गलत है। ये फैशन है। मैं इसे फैशन के अलावा कुछ नहीं मानता हूँ। मैं भी यही मानता हूँ। एक बहुत अच्छी बात दोस्तों निकल के आई है। सर का बहुत ज़्यादा टाइम मैं लूँगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ले चुका हूँ, लेकिन बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात आपने बोली है, इस पर आप लोग गौर जरूर करना। जो इन्होंने बोला कि फैशन है, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, मैं भी यही मानता हूँ। क्योंकि जब आप दिल्ली में या मुंबई में या कलकत्ता में, चेन्नई में बैठ के आप वाइल्ड लाइफ को डिस्कस करते हो ना, तो आपका
एक कहावत ही बोली जा सकती है कि जाके पैर ना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। जब आप उस चीज को महसूस नहीं कर पा रहे तब आप बोलते हो। कितने लोग मेरे चैनल पर कमेंट लिखते हैं जब कुछ घटनाक्रम का होता है कि इंसान को बाहर करना चाहिए, जानवर को नहीं। दोस्तों, जो आपने फैक्ट्स के साथ जो बात बताई कि 70% तो फॉरेस्ट है, 9% रेवेन्यू लैंड है, बाकी जो बचा 20% उसके बाहर आप जा नहीं सकते, नगर की बसावट नहीं हो सकती है। एक बात आपने बहुत उठाई इसमें बहुत अच्छी कि जब उत्तराखंड के गांवों से पलायन हुआ तो पहले जो लोग खेती करते थे वो चले गए दिल्ली, देहरादून या कहीं पे भी, तो उनके खेतों में बंजर लेंटाना की घास उग गई या कुछ उग गया, तो वो जंगल गांव के नजदीक आ गया और ज्यादा बढ़ गया, तो उससे वारदात और ज्यादा होने लगी। तो ये बिल्कुल ना बोलें आप, एक इस इंटरव्यू का आप इस तरह से लें कि एक समस्या है बहुत बड़ी और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की, जो कि बढ़ता ही जाएगा, समय के साथ और बढ़ेगा। तो जो उसके उपाय कर रहे हैं, और उपाय तो करने ही है बचाव, लेकिन अगर बचाव से ही बीमारियां ठीक हो जाती तो शायद हमें डॉक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती, ऑपरेशंस के बड़े बड़े एम्स और इन हॉस्पिटल को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है, क्योंकि मेरा चैनल भी वाइल्ड लाइफ का है, थोड़ा बहुत आप लोग मानते हो कि मेरे पास काम चलाऊ नॉलेज है वाइल्ड लाइफ का, तो मेरा ये मानना है कि जॉय हुकील सर जैसे जो हंटर्स हैं इनकी जरूरत हमेशा रहेगी। और इनकी पोजीशन मैं जो मानता हूं वो जो हमारी लाइफ में सर्जन की होती है, ऑपरेशन करके जो एक टुकड़े को काट के निकाल देता है और जान को बचाता है, सारे बचाव के बाद मेरी निगाह में है। आपकी निगाह में क्या है ये आप कमेंट लिख के बताइएगा। तो मेरा ये मानना है कि हमें जॉय हुकील सर जैसे, मैं एक चीज थोड़ा सा, सॉरी अगर आप खत्म कर, मैं एक चीज थोड़ा सा, देखिए एक हंटर क्या है कि आप कोई भी कंजर्वेशन बिना लोकल सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। एक तो होता है लॉ ऑफ नेचर, तो लॉ ऑफ नेचर ये है कि जो जिसको मार सके, लेकिन हमारे यहाँ लॉ ऑफ नेचर नहीं, हम एक कानून के तहत चलते हैं। और दूसरा ये है कि एक जगह पे जब कहीं पे कोई मैनेटिंग होती है तो लोकल सपोर्ट अगर उसमें ना हो, या लोकल लोग ये सोच लें कि ये हमारे दुश्मन हैं, तो उनको एक मैनीटर को मारना बहुत आसान है। बहुत आसान इस तरीके से है कि वो जगह जगह पे जब उनके जानवर मारता है तो उसको वो पॉइजन कर सकते हैं। और पॉइजन करने में क्या हो सकता है, क्या होता है कि कईयों की बेगुनाहों की जान जाती है। हंटर का काम ये है कि जब वो वहाँ पर जाता है तो वो एक मैनीटर को आइडेंटिफाई करता है और सिर्फ उसी को मारता है। तो लोगों का जो रिटेलिएशन करके जो बेगुनाहों की जान ले सकते थे या उनके दिमाग में ख्याल आता, तो वो हंटर का एक बहुत बड़ा काम है। तो हंटर जो है एक आइडेंटिफाई करके जो है लोगों की जान तो बचा ही रहा है, लेकिन जो इनोसेंट है उनको भी मरने से बचा। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि जॉय हुकील जी जैसे और आपके जैसे दूसरे हंटर मेरी निगाह में सर्जन के जैसे हैं। रीजन कि सर्जन अगर आपके हाथ में चोट लगी है तो उस सेक्शन का ऑपरेशन करके उस बीमारी को निकाल देता है, बाकी आपका हाथ सुरक्षित कर देता है। जैसा जॉय सर ने बताया कि जब गांव में किसी के पशु मारते हैं या किसी इंसान पे हमला करते हैं तो लोग गुस्से में आके बहुत सारी घटनाएं होती है कि उस शिकार पे जहर डाल देते हैं। अब जरूरी नहीं कि वो मैन ईटर ने ही मारा हो, वो दूसरा जानवर, दूसरा लेपर्ड उस इलाके में, अगर सर ने बताया कि 12 लेपर्ड इस इलाके में घूम रहे हैं तो उन 12 के 12 लेपर्ड की जान खतरे में है अगर आप जैसे हंटर ना हो तो, क्योंकि वो जहर डाला तो कोई सा भी उसको खाएगा मर जाएगा। लेकिन आपको एक पहचान बताई जाती है, आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अगर वो इनके सामने टारगेट आ भी जाता है, अगर वो नहीं मिलता है तो आप फिर गोली नहीं मारते। मेरे साथ देखिए कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे जैसे हम रात में घूम रहे हैं तो वो दिख गया लेपर्ड, दिखते ही, क्योंकि हैं, मैंने राइफल तक ऐसी कर ली और मेरे साथ वाले ने कहा भाई साहब मार के नीचे कर ली। मैंने कहा ये वो नहीं है, क्योंकि उसको देखिए पहली स्टेज है ना, पहले आपने आइडेंटिफाई करना उसको, आइडेंटिफाई करके मारना है। तो वो वही एक्सपर्टीज है हमारी। बंदूक चलाना तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और ज्यादा आसान है, लेकिन उसको पहचानना वो सबसे संयम रखते हुए दिमाग के साथ मारना। हाँ। अच्छा, एक चीज वही, एक सवाल मेरे दिमाग में आ गया कि अगर आपको परमिट मिला है मैनीटर मारने का, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, आपने दूसरा मार दिया, तब क्या होगा? तो वो जो बचा रहेगा वो फिर जान लेगा दूसरों, नहीं वो लेगा मतलब, लेकिन आपको मतलब इस मामले में तो माफी है ना कि आपने गलती से मार दिया दूसरा।
भाई उसको तो वो जस्टिफाई कोई कर नहीं पाएगा ना। भाई आपने मार दिया, उसमें तो वो मैनीटर ही बोलेंगे भाई मैनीटर मर गया। वो तो आपको तब तक नहीं पता चलेगा कि मैनीटर मरा नहीं जब तक कोई दूसरी घटना नहीं होगी। तो वही है, मतलब कि आपको उस वक्त जैसे लखपत सिंह जी ने बताया था कि एक लोगों ने बोल दिया बहुत बड़ा है, उन्होंने मारते छोड़ दिया, तो बाद में 2 लोगों को और मारा, तब फिर देखा कि वो छोटा लेपर्ड था जिसको गांव वालों ने बड़ा लेपर्ड बोल दिया था। हाँ देखिए, अब आइडेंटिफाई करने का तो एक, क्योंकि इसका देखिए क्या है कि आपको ये जो शिकार है ये कुछ साइंटिफिक नहीं है, ये आपका सारा ट्रेडिशनल नॉलेज है। और ये नॉलेज ऐसा है कि आप एक दूसरे से सीख के या खुद काम करते करते सीखते हैं, है ना। तो ये इसमें आदमी सीखता रहता। अब फिर हम जब गांव वालों से उसके हम साइज के बारे में पूछते हैं तो हमें मालूम है कि बड़ा लेपर्ड कौन सा है, लेकिन गांव वाले जब कई बार कंपेयर करते हैं तो अपने कुत्ते बिल्ली से करते हैं तो अगर वो एक नॉर्मल या छोटा भी हो तो वो उसको बहुत बड़ा बताते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से जो होता है, एक बहुत जो बड़ा होता है, एक थोड़ा सा मीडियम होता है, एक थोड़ा मोटा होता है, पर एक छोटा होता है। लेकिन गांव वालों को वो सारी चीजें नहीं पता है, क्योंकि उनके लिए सारे लेपर्ड बड़े ही। सर ये हमें जरा एक बार वो बताइए, राइफल के बारे में जानकारी दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं आपको देता हूँ राइफल के बारे में। तो देखिए कि राइफल जो है ये है 375 मैनलिकर शोनर, और ये जो है 110 साल पुरानी ये राइफल है। और मुझे लगता है इसका चौथा ओनर हूँ, क्योंकि जो मैंने इसका पता करा कि ये किसी के पास थी। और इसमें जो मतलब ये जिम कॉर्बेट के टाइम की होगी राइफल? ये जिम कॉर्बेट ने जब पहला मैनीटर नहीं मारा था उससे पहले की, क्योंकि जिम कॉर्बेट ने जो पहला मैनीटर मारा था वो 1907 में मारा था, पनार या 14 में मारा था आपका ये वाला चंपावत मैनीटर ऑफ चंपावत, उसने 14 में मारा था सबसे पहले, थोड़ा हाँ ऐसे 14 में मारा। तो ये 1910 की। तो मतलब एक दोस्तों आप लोग के मन में जो सवाल आता था कि जिम कॉर्बेट के टाइम पे जो बंदूकें थी और आज के टाइम पे है, तो जिम को ऐसे कई लोग लिखते हैं कि उस टाइम पे भी बंदूकें काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि उस समय ज़्यादा अच्छी थी। अच्छा हाँ। अब आप ये देखिए, जिम कॉर्बेट के पास मुझे लगता है 5-7 राइफल थी, और जिम कॉर्बेट जो है उन राइफल्स को वो कभी भी किसी को उठा के चले जाता था, और उनके पास कारतूसों की कोई कमी नहीं थी। और वो कारतूस जो थे उनको, अब ये देखिए मेरी ये ऑब्सलीट हो रहे हैं। अब इसका मुझे एक कारतूस बड़ी मुश्किल से मिलता है, कभी कोई इंपोर्ट करा लेता है तो। और 12.5 ये मैंने 1253 का एक कारतूस लिया ये, और ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो हम लोगों को, मुझे इसकी दिक्कत है, और जिम कॉर्बेट के टाइम पे सारी दिक्कतें नहीं थी। और हमको कुछ एडवांटेज हो सकते हैं अपने टाइम पे, लेकिन जिम कॉर्बेट के टाइम पे क्या था कि उन लोगों को भी एडवांटेज थे। एक तो एडवांटेज उनको ये था कि आपने सवाल तो नहीं पूछा, लेकिन अगर आप तो क्या था कि देखिए, जिम कॉर्बेट जिस समय शिकार करने गया तो जिम कॉर्बेट ने उससे पहले कई टाइगर को मार दिया, और उसको जो है ये नहीं सीखना था कि उसने टाइगर को किस तरीके से मारा। और लेकिन जब मैं मारने गया, या मुझे लगता है लखपत रावत मारने गए, तो हम लोगों ने कभी कोई टाइगर नहीं मारा। जिम कॉर्बेट को ये एडवांटेज था कि उससे पहले वो सैकड़ों मार चुका। नहीं, ये बात हमारे सब्सक्राइबर ने आपके और लखपत जी के लिए बोली है कमेंट में, कि आपने एक भी ट्रॉफी हंटिंग नहीं करी है, आपने जो भी मारे मैनीटर मारे, और वो ट्रॉफी हंटिंग के लिए तो पता नहीं कितने उन्होंने बैचलर ऑफ पवलगढ़ मारा, वो मैनीटर नहीं था, वो इसलिए मारा कि 10 फीट 7 इंच का बड़ा टाइगर था, है ना। तो उन्होंने पीपल पानी टाइगर मारा। पीपल पानी टाइगर इसलिए, देखिए मैं जिम कॉर्बेट का फ़ैन हूँ, लेकिन हर बात में फ़ैन नहीं हूँ। जो गलती है मैंने हमेशा बोला है, पीपल पानी टाइगर को उन्होंने इसलिए मार दिया था कि उन्हें लग रहा था कि मैनीटर बन जाएगा। हाँ, तो बैचलर ऑफ पवलगढ़ ने तो किसी इंसान को मारा ही नहीं था। तो ये तो हर कोई बोल रहा है कि जो आज के शिकारी हैं ये मैनीटर मार के ही, मतलब अपना जो डायरेक्ट युद्ध के मैदान में उतर रहे हैं, उनको प्रैक्टिस हुई थी पहले। उनको मारना बहुत अच्छा था। उनके साथ सिर्फ ये था कि उन्होंने आइडेंटिफाई करना था। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि जिम कॉर्बेट से पहले भी मैनीटिंग होती थी, और उससे पहले भी लोगों ने मारे मैनीटर,
लेकिन क्या है कि जिम कॉर्बेट ने ये बहुत अच्छा करा कि डॉक्यूमेंटेशन हो गया। जो कि हम लोग पढ़ लेते हैं और हमें अच्छा लगता है, इंटरेस्ट है या कोई सीखना चाहे। और सबसे अच्छी चीज़ उसने इसके अलावा क्या करी कि कंजर्वेशन का काम सबसे पहले जिम कॉर्बेट ने ही शुरू किया। कॉन्सेप्ट ही हिंदुस्तान में सबसे पहले जिम कॉर्बेट लेकर आए, तो वो महान थे, इसमें कोई शक नहीं है। उनके जो पोजीशन भी थी, जो उनके सारे कमिश्नर उनके दोस्त होते थे, तो उन्होंने लोगों की मदद भी की और अपनी जान पे खेल के बचाया। ठाक वगैरह मैन ईटर में तो समझ लीजिए कि उनके सामने ठाक मैन ईटर में चट्टान में बैठे थे, नीचे आदमी और बकरी थी। उनका कोई मैच हाँ बहुत। लेकिन हाँ, एक बात आज के इंटरव्यू में ये बात आ रही है कि जो हमेशा मेरे चैनल पे सवाल आता रहा कि जिम कॉर्बेट की बंदूक और आज की बंदूक का, तो आज क्लियर हो रहा है कि आज भी जिम कॉर्बेट की टाइम की बंदूक से शिकार किया जा रहा है। और आपने बताया कि उनके टाइम की बंदूकें ज़्यादा अच्छी थी। उनकी देखिए, उनके टाइम की बंदूकें ज़्यादा अच्छी थी। ये मेरे पास 110 साल 113 साल, ये 1910 की बनी हुई है 100। और इसके अलावा जितनी भी और हमारी जितनी भी बंदूकें बन रही हैं आज तक, आजकल राइफल हम लोग 3006 या 315 बना रहे हैं, वो इनके मैच की नहीं, ना वो देखने में ना किसी काम में। इसकी रेंज जो है, इसकी 650 मीटर रेंज है। अगर आप इसको ट्राइपॉड और क्या कहते हैं टेलीस्कोप इसमें लगा दें, तो आप इससे 650 मीटर दूर एक बब्बर शेर को भी मार सकते हैं, अगर आप उसको सही प्लेसमेंट हो इसकी बुलेट का। आपका जो हमारी ये जो बन रही है ये 315, वो उसकी रेंज उसकी 400 मीटर होगी, उसकी मेरे ख्याल से 250-300 मीटर है। आप मार सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन बहुत श्योरिटी नहीं है कि वो बिल्कुल उसी डायरेक्शन पे गोली जाएगी। तो इनका सारा एक्शन देखिए, इसको ये इनमें उतनी आवाज़ें भी नहीं है। ये इसकी मैगजीन है, ये देखिए, ये इस तरीके से ये लोड हो जाती है। ये आगे चलेगी। ये लॉक लग गया, ये लॉक नहीं है अभी, ये ओपन शॉट बनने के लिए तैयार है। मैं अगर इसको इस साइड में करूँगा, ये लॉक होगा। अच्छा, तो जिम कॉर्बेट का भी जैसे आता था, तो वो इसको कई बार उन्होंने बताया कि लॉक हटाना भूल गए थे। हाँ, तो इसको अब आपके सामने अचानक आ गया पता चला, तो इसको हमने इसको इधर कर दिया, तो ये फायर करने के लिए तैयार है। लेकिन अभी हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो और इनका देखिए आप, इनकी आवाज़ें भी बहुत कम है। हाँ। जो हमारी जो 315 है वो शटाक पटाक बहुत सारी आवाज़ें, ये बड़ी स्मूथ है। तो ये उस समय के कारतूस और उस समय की जो राइफल है, इनसे बहुत अच्छी होती थी। जिम कॉर्बेट के पास कई किस्म की राइफल थी, वो हमेशा जब जो भी मूड होता था, जिस बोर की भी वो उठा के चले जाते। अच्छा। और जब आप एम लेते हैं, एक बार वो बताइए कैसे एम लेते हैं? जब मान लीजिए, वो तो कभी आप बैठ के लेते होंगे, कभी खड़े होकर लेते होंगे। हाँ, कभी बैठ के कभी खड़े होकर लेते हैं। और वो भी आपने ये पीछे से लिया, आपने बैक साइड आपने लिया, आपने फोर साइड देखी, फिर आपका जो भी ऑब्जेक्ट है आपने उस पर मिला दिया। और मैंने इसमें टेलीस्कोप नहीं लगवाया। तो मतलब आप ऐसे ही कंफर्टेबल रहते हैं इसमें? बिना इसमें क्या है कि आपका अगर आपकी आप ठीक शूटर है, तो आप 100 यार्ड्स तक जो है आप फायर कर सकते हैं। उसके अगर आप आगे मारेंगे तो फिर आपको जो है टेलीस्कोप चाहिए। और लेकिन पहाड़ों में होता क्या है कि पहाड़ों में आपको जैसे आप चले जा रहे हैं तो अचानक वो दिख जाएगा, और जब आप राइफल उठाएंगे, अगर आपके उसमें टेलीस्कोप होगा, तो आपको 1-2-3 सेकंड जो है वो ज़्यादा उसको एम करने में लगेंगे। इससे ये है कि आप इससे एकदम स्नैपशॉट ले सकते हैं चलते चलते। तो मैंने इसमें एक तो इसलिए नहीं लगाया इसमें टेलीस्कोप, और दूसरा ये होता है कि टेलीस्कोप से क्या है कि आप बहुत दूर लेपर्ड तो देख लेंगे, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपने उसको पहचानना भी है। तो पहचानने के लिए आपको जो है जितना आप नज़दीक हो, क्योंकि आप गलत नहीं मार सकते। और टेलीस्कोप में होता क्या है कि वो कई बार छोटा वाला भी बहुत बड़ा लगता है। हाँ। और टेलीस्कोप से तो आप यहाँ से 500-700 मीटर पीछे 400 मीटर भी देख लेंगे, लेकिन आप पहचान नहीं पाएंगे। लेपर्ड तो मार देंगे, लेकिन आपको ये पता नहीं कि आप मैनीटर मार। तो आप मेरी ये कोशिश रहती है कि वो जितना नज़दीक हो, क्योंकि मैंने कई बार राइफल उठा के नीचे करी, तो उसको वो मेन ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि आप किसको मारें। अच्छा, जब आपने लेपर्ड मार दिया, उसके बाद फिर आप उसको फॉरेस्ट वालों को सौंप देते हैं?
हाँ, फिर फॉरेस्ट वालों को वो सौंप देते हैं, वो उनके पास चले जाता है, वो उनकी प्रॉपर्टी हो जाता है। फिर वो उसको क्या कहते हैं, उसका पोस्टमार्टम करते हैं, और पोस्टमार्टम करने के बाद उसकी एज, उसकी हाइट, उसकी लेंथ, कहीं पे उसके कोई डैमेज तो नहीं है, कोई नाखून और उसकी दांत कहीं ख़राब तो नहीं है, वो ये देखे जाते हैं। फिर वो सारा उसको लिख के एक डॉक्टर और एक 2-3 और उसमें होते हैं ऑफिसर, उनकी प्रेजेंस में उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, और वो सबूत भी उसमें विटनेस मिल जाते हैं कि साहब इसका कोई बुरा दुरुपयोग नहीं हुआ और हमने इसको चला। अच्छा, जब वो डिस्ट्रॉय कर देते तो आपका कोई रोल नहीं है? वो हम लोग इसलिए बैठे रहते हैं कि जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि यार ये मैनीटर क्यों हुआ। क्योंकि इस समय ये है कि देखिए एक बड़ा फैशन था, और मैं आपको एक बड़ी मतलब अच्छी बात बता रहा हूँ, जिसका जो कि लोगों को पता भी होनी चाहिए, कि एक अक्सर ये कहा जाता है कि साहब वो मैनीटर इसलिए बना क्योंकि उसके दांत और नाखून टूट गए। ऐसा नहीं है। मैंने तो जो लेपर्ड मारे हैं उसमें से आधे से मुझे लगता है ज़्यादा ऐसे लेपर्ड हैं जो बिल्कुल इंटैक्ट हैं, जिनके दांत भी ठीक है, जिनके नाखून भी ठीक है, लेकिन जब उनका पेट फाड़ा गया, पेट पता चला साहब इन्होंने तो पिछले 2 हफ्ते से कुछ खाया ही नहीं। अच्छा, भूखे थे। तो इस समय उत्तराखंड के यही हाल है, क्योंकि उनके लिए नहीं है कुछ जंगल। एक सर, मैं अपने चैनल पे हमेशा बोलता हूँ कि जो सोल्यूशन, अगर आप जानवर को सही तरह से संरक्षित करना चाहते हो तो पहले एक सैटेलाइट से या सारा मैप बना के कि इस जगह टाइगर के बारे में, कि यहाँ टाइगर इतने ज़्यादा हो गए, मान लीजिए जिम गवर्नमेंट 250 हो गए, वारदात ज़्यादा हो रही था, तराई बेल्ट में 800 टाइगर है, 200 टाइगर अभी सेंसस आई है, 200 टाइगर जो पूरे इंडिया में बढ़े हैं वो तराई बेल्ट में बढ़े हैं। ऊपर नीचे बढ़ गए होंगे लेकिन कोंकण में घट गए, यहाँ बढ़ गए, लेकिन एग्जैक्टली 200 बढ़े तराई में। मतलब ये राजाजी नेशनल पार्क से करते करते नेपाल बॉर्डर तक यही सारी वारदातें हो रही, दुधवा में, पीलीभीत में, आप सारे किस्से यहीं सुन रहे हैं। अब सिंपलीपाल, अगर अब आप उड़ीसा की बात करोगे, कम टाइगर है, तो यहाँ से अगर वहाँ देख लिया जाए कि उस जंगल की कैपेसिटी 30 टाइगर की है, मान लीजिए 5 हैं वहाँ पे, 25 टाइगर अलग अलग जगह से लाके या एक ही जगह से जैसा भी वो चाहे ले जाए शिफ्ट किए जाए, साथ में उनके लिए नीलगाय या दूसरे जानवर भी, बिहार में पता चला नीलगाय को मारने के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं, उनके लिए शिकार भी पहुंचा दो और उनको शिफ्ट करो, तो मेरे ख्याल से जो मेरा मानना है, इसी में आपसे सलाह चाहता हूं कि इस तरीके से ये जो समस्या आज 5 साल बाद बहुत ही गंभीर समस्या आने वाली, टाइगर की, लेपर्ड की तो है ही, टाइगर की भी, कि वो आपके घरों में घुसेगा दूसरे इलाकों में, लेकिन अगर इस तरह शिफ्टिंग कर दी जाए तो शायद वो बढ़िया आगे चल जाए। क्योंकि कई लोगों की डिमांड होती है कि इंडिया में 10,000 टाइगर होने चाहिए, लेकिन मेरा मानना है अगर 10,000 टाइगर हो गए तो इंसान जिंदा नहीं रह पाएगा। तो शिफ्टिंग वाला आइडिया आपको कैसा लगता है? जी, शिफ्टिंग वाला बहुत अच्छा आइडिया। और तो चलिए दोस्तों, बहुत बातें मेरी ख़त्म करने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन सर को भी कहीं जाना है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि जॉय हुकील सर को लाओ, आज मैं ला दिया, तो ज़रूर आप लोग भी खुश होंगे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ जॉय सर के, सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम निकाला। और दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।